नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अनंत पेट्रियट्स। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन जो बदल रही हैं, सिचुएशन वोलाटाइल है। और लोगों का सवाल ये है कि क्या भारत को मिलिटरली कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जहाँ तक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो पीएमओ में पहुँची है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है और जो थिंकिंग स्ट्रैटेजी जो जा रही है, उसमें ये ऑब्जर्वेशन है कि मिलिट्री बांग्लादेश का हमारा एग्जैक्ट स्ट्रैटेजिकल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है वहाँ का मॉब। बांग्लादेश में की जो फाइट है वो स्ट्रीट की फाइट है, और भारत को अगर वहाँ पे इंटरवीन करना है तो वहाँ पे स्ट्रीट पावर को आपको कंट्रोल में लेना होगा। और वो होगा कैसे? वो इंडियन आर्मी से तो होगा नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आवामी लीग का जो कैडर है वो एक बहुत बड़ा कैडर है। अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कर सकती हैं, या अंदर खाने में कर ही रही होंगी, ये तो कोई बताता नहीं है, कि उनको कैसे कंसोलिडेट किया जाए। और ये जमाते इस्लामी और जितने भी रेडिकल फोर्सेस को खुली छूट दे दी गई है यूनिस के आने के बाद से, और जो पूरा स्ट्रीट को ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। जो दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ आपने सबने देखा। और ये करके ये लोग इंडिया को एक तरीके से प्रोवोक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी अदृश्य शक्तियां जो है, डीप स्टेट का रोल है। और बॉर्डर पे भी जो है वो लोग प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। नेवी से भी हमारे मछुआरों को धक्का दिया गया, नाव को गिराया गया, ये सब अब देख ही रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आवामी लीग और वहाँ का जो जनता है, जो कैडर है, उसको कंसोलिडेट किया जाए और रेडिकल्स के खिलाफ उनको स्ट्रीट पावर की तरह खड़ा कराया जाए। दूसरी तरफ तारिक रहमान, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीएनपी, और जियाउर रहमान जो उस समय डिक्टेटर हुआ करता था, जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया, वो भी प्रधानमंत्री बहुत बार रह चुकी हैं वहाँ की, और तारिक रहमान। तो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी जो बैक चैनल, एक जो थिंक टैंक है, इनकी एक सोच हमेशा से थी कि यूनुस सरकार ज़्यादा दिन तो नहीं टिकने वाली है, बीएनपी ज़रूर आएगी, और बीएनपी को कोलिशन ये इन जमातियों के साथ ही करना पड़ेगा। तो ये एक फोरसाइट हमारे जो भी डिप्लोमेट्स हैं या हमारे एजेंसीज हैं इनमें थी। तो पिछले 1 साल से ये तारिक रहमान माफ कीजिएगा, और बीएनपी के साथ ये लोग एक बैक चैनल डिस्कशन ये लोग किए जा रहे थे। इनको एक रेड लाइन दी गई है हमारे भारत सरकार की तरफ से कि जमात के साथ आप एक पॉलिटिकल अलायंस करते भी हैं तो भी ये भी रेड लाइन है कि जमात जो कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप किसी भी तरीके का आप लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं देंगे, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए जितना भी जो भी सपोर्ट है या उन गतिविधियों में आप लिप्त नहीं होंगे। ये हमारा रेड लाइन है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फिर स्वतंत्र हैं अपने सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये क्लियर सिग्नल दे दिया गया है। तारिक रहमान, बीएमपी और इन लोगों का एक, अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो इन लोगों का स्टैंड हमेशा से ही बहुत ज़्यादा एंटी इंडियन रहा है। बहुत साल पहले का, लगभग 12-14 साल पहले का एक वीडियो यूट्यूब में मौजूद है जहां पे तारिक रहमान एक इंटरव्यू में कह रहा है कि मेरी जो सोच है और मेरा सपना ये है कि बांग्लादेश के बॉर्डर को बढ़ाया जाए। तो बांग्लादेश का बॉर्डर वो कहाँ बढ़ाएगा? भारत को एक्सपैंड करके नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करके, यही उनकी सोच है। कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कर तो पाएगा ही नहीं, बट उनकी सोच वो है, बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया, बहुत ज़्यादा एंटी हिंदू। अब कुछ चीज़ें
जोड़ने की बात है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे भारत सरकार ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरी बैठी है, बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं जिस पे आज हम लोग बात करेंगे। हुआ यूं है कि एक मोहम्मद इलियास नाम का बंदा ईटानगर से पकड़ाया है। अब मोहम्मद इलियास जो है, ये उल्फा की जो टेररिस्ट्स है, इन कैंप्स पे जाके वो कुछ मीटिंग्स वगैरह कर रहा था। अब उल्फा का जिक्र क्यों आता है कि उल्फा के जो फाउंडर थे परेश बरुआ, परेश बरुआ आसाम में जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते थे, वो भाग गए थे चीन। अब चीन भाग गए, उसके बाद वो लोग बहुत दिन बांग्लादेश में भी जाके छुपे, और नाउ दे हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम, वो उनकी बीवी। और परेश बरुआ बेसिकली चीन से ज़्यादा मूव करता नहीं है, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बता रहा है कि रिसेंटली परेश बरुआ का बेटा जो है तहसीन खान, उससे बांग्लादेश में ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अंसरुल बांग्ला, जिसको जमाते इस्लामी पूरा सपोर्ट करता है, इनके साथ कुछ भारत विरोधी प्लानिंग करते हुए पाया गया था। तो तहसीन खान का पूरा डिटेल ये पाया गया। अब तहसीन खान, परेश बरुआ और जो उल्फा, क्योंकि उल्फा को असम और नॉर्थ ईस्ट में फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत को फिर से तंग किया जाए। और उल्फा में 4 कैंप बना के एक रोहिंग्या ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन करके रोहिंग्याओं को रिक्रूट करने का एक बहुत बृहद स्केल पे एक कैंपेन चल रहा है कि रोहिंग्याओं को रोहिंग्या ब्रदरहुड के थ्रू उल्फा में रिक्रूट किया जाए ताकि ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं यहाँ पे कुछ किया जा सके। तो हमेशा उन लोग का जो एक ये जो जैसे उस्मान हादी भी दिखाया करता था कि 7 सिस्टर्स को हम लेंगे, और उसके बाद जो भी हुआ, ये सब में ये प्रवृत्ति रहती है कि 7 सिस्टर्स को, और उसके लिए ये लोग उल्फा को ये कर रहे हैं। तो अब ये जो आपका तारिक रहमान है और बीएमपी पार्टी है, तो परेश बरुआ ने जिस समय एकदम फुल फॉर्म में ये लोग आपका उल्फा टेररिज्म के अपने शिखर पे थी, तो जियाउर रहमान जो और उसके बाद खालिदा जिया, इन लोगों की का सपोर्ट जो है पूरी तरीके से आपका ये उल्फा कैंप के लिए रहता था। अब देखिए फिर से उल्फा रिवाइव हो रहा है। आपका तारिक रहमान जो जियाउर रहमान और खालिदा जिया का बेटा है, वो वापस आ रहा है, जबकि मैंने बोला कि बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्वेशन की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी बोल दिया है कि हम इन सिचुएशंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। ये मैंने एक बैकग्राउंड दिया कि ये बीएनपी और ये लोग बहुत ज़्यादा एंटी इंडियन हैं, और उल्फा भी इधर रिवाइव हो रहा है। अब आते हैं मोहम्मद इलियास पे। तो ये मोहम्मद इलियास जो है ईटानगर से पकड़ाया। अब ये पकड़ाया कैसे, इसके पीछे भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा है। हुआ यूं है दोस्तों कि लगभग कुछ दिनों पहले मेवात डिस्ट्रिक्ट से एक कासिम नाम का एक सिम फ्रॉड करने वाला पकड़ाया, जो कि वो बहुत सारे सिम वगैरह को लेता था, बहुत सारा मोबाइल चोरी वोरी का, तो सिम को निकालता था और वो सिम की क्लोनिंग वगैरह ये सब करता था। तो हमारी जो सिग्नल इंटेलिजेंस जो है, उसने बहुत सारी कड़ियों को जोड़ा, बहुत सारे पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया कि इस बंदे के पास बहुत सारे जो सिम हैं, तो उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह है, उनमें से बहुत सारे सिम का कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे टेररिस्ट या ड्यूबियस टाइप के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या इवन की ये जो उमर और आपकी जो लेडी डॉक्टर थी, तो इन लोगों का भी डायरेक्ट कनेक्शन कोई ना कोई इनके सिम के साथ ये रहा है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जानते हैं, बट ये पाया गया है कि इस बंदे का जो ये सिम फ्रॉड का नेटवर्क है, इनमें से उमर दिल्ली ब्लास्ट आप याद कीजिए, आपका जो 10 नवंबर का जो हुआ था,
तो यहां से एक दिल्ली वाला लिंक का भी कासिम का पकड़ा है, और इसी सिम का एक लिंक जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर को जोड़ते हुए, ये आपका मोहम्मद इलियास के थ्रू पकड़ाता है। और दूसरा एक और बड़ा कनेक्शन आपका पकड़ाता है कि असम के जोरहाट के एक प्राइवेट कॉलेज में दो बंदे, रेयान और नफीज, ये दो बंदे पकड़ाते हैं। इनका भी सिम के थ्रू, वो कासिम के सिम के थ्रू इन दोनों तक जो है आपका एनआईए की टीम पहुंचती है और इन दोनों को धर दबोचती है। तो पाया ये जाता है कि ये दोनों बंदे मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जो है उसका साइट वगैरह हैक करने का ये लोग कोशिश कर रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो जीपीएस स्पूफिंग आपने सुना होगा कि बहुत सारे प्लेन्स में डिले हो रही थी और उनका कोऑर्डिनेट्स को हैक करके और उनको जिसे बोलते हैं दिग्भ्रमित करना, कि लैंड इस कोऑर्डिनेट पे करना है, इतने डेप्थ पे करना है, ये सारा कोऑर्डिनेट्स को जो पायलट को मिलता है ये नहीं मिल पाता है अगर आप पूरे कोऑर्डिनेट्स में कुछ मैलफंक्शनिंग कर देते हैं। तो वो गलत रीडिंग उनको मिलती है और उसके कारण वो लोग ठीक से लैंड नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत एडवांस्ड काइंड ऑफ एक ट्रोजन हॉर्स एंड जो हैकिंग है, हैकिंग का ही एक बहुत सारा एडवांस्ड वर्जन है। तो और इसमें इन दोनों को पकड़ा गया। और इस पर बहुत चिंताजनक बात ये है कि इस पूरे ये जो जीपीएस स्पूफिंग आप करते हैं ये भी बहुत बड़ा एक षड्यंत्र जो हो रहा था। तो इसमें बहुत सारे डिजिटल सिग्नेचर जो है इंडिया के अंदर से मिले हैं, कि इंडिया के अंदर से ही कुछ लोग हमारी एयरपोर्ट्स को और फ्लाइट्स को जीपीएस स्पूफ करके डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लिंक पकड़ाता है, उमर वाला लिंक पकड़ाता है, और एक कासिम के पकड़े जाने से आपका मोहम्मद इलियास भी पकड़ाता है, उल्फा का बंदा। अच्छा, इसी बीच में क्या होता है कि कड़िया जुड़ते हुए दो और बंदे आपको पकड़ाता है पुरुलिया से, एक आईएसआई का स्पाई और दूसरा बांग्लादेशी। ये बांग्लादेशी भी अंसरुल बांग्ला जो हार्डकोर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इससे ये मेंबर है। और ये दोनों जो है यहाँ पे जितने भी इलीगल बांग्लादेशी वगैरह है इनको ये लोग जो है ब्रेन वॉश, मतलब ब्रेन वॉश क्या करना, ब्रेन वॉश तो ऑलरेडी है, इनको ये लोग सुइसाइड वेस्ट वगैरह, उसके बाद लोन उल्फ किलिंग, जितने भी आतंकी ट्रेनिंग मॉड्यूल का पूरा वो लोग मटेरियल इन लोग से पाया गया कि ये लोग पूरा ट्रेनिंग का वीडियो कैंपेन ये लोग चलाने वाले थे और कैसे कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैक्स करना है। तो ये लोग ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। तो ये दोनों बंदे भी पकड़ाए थे। और एक इधर दोस्तों एक बात पता चली कि ढाका प्रोजेक्ट बीच बहुत पहले जब 26/11 हुआ था उस समय कराची प्रोजेक्ट का नाम आता था, कि कराची प्रोजेक्ट में कराची में बैठ के, जो धुरंधर मूवी में भी दिखाई गई है, कि कराची में बैठ के कुछ आईएसआई के बंदे, आर्मी जनरल्स वहां से ऑपरेट करते हुए यहाँ के लोकल रिक्रूट्स को जो है वो लोग ट्रेन करेंगे और उन्हीं के जरिए जो है टेररिस्ट एक्टिविटी करवाएंगे। तो अब ये शिफ्ट हो गया है ढाका। ढाका से इलीगल बांग्लादेशियों को जो है बहुत एक लीथल ट्रेनिंग दी जाएगी, सुइसाइड बॉम्बर उसको बनाया जाएगा, लोन वुल्फ अटैक करवाया जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए जाएंगे, ट्रिगर्ड इम्प्रोवाइज्ड वेपनरी जो बॉम्बिंग है, ये सब सारी ट्रेनिंग जो है इनका दिया जाना था। और इन्हीं में से इनसे जो इंट्रोगेट करते हुए, पुरुलिया से इंट्रोगेट करते हुए ये जो बांग्लादेशी आईएसआई वाले हैं, इनसे बहुत सारे जो मटेरियल्स है बहुत सारे कोडेड लैंग्वेजेस में भी थे। ये करते हुए कुछ जो है टनल्स के बारे में पता चली। हुआ यूं है दोस्तों कि असम के धुबड़ी में, आपका फिर बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर में बहुत सारे टनल्स खोदे गए थे किसी मौलवी के घर से। इवन के पश्चिम दिनाजपुर में तो तृणमूल के कोई एक लोकल विधायक जी हैं, उनके घर के नीचे से सुड़ंग जो है बांग्लादेश तक निकला था। इसका मतलब बांग्लादेश से कोई घुसता था और यहाँ निकलता था। ये इन लोग का रेगुलर एक ये हो गया था। उसके बाद
एनआईए जो है इंटरवीन करती है, बहुत सारे टनल्स वगैरह का भी पर्दाफाश होता है। याद कीजिए दोस्तों, जब वो संदेश खाली वाला मामला चला था शेख शाहजहां, तो शेख शाहजहां को पकड़ा जब जाता है तो शेख शाहजहां के घर से भी ऐसा एक टनल मिला था और वहां पे बहुत सारे एडवांस्ड वेपन्स पाए गए थे। उसके बाद बीएसएफ ने उसको अपने कंट्रोल में लिया था, लेकिन बीएसएफ को भी इतनी एडवांस्ड वेपनरी का समझ उनमें भी नहीं थी, तो उन्होंने आपको एनएसजी को कॉल किया। तो फिर एनएसजी कमांडोज आते हैं कुछ घंटे बाद, और फिर वो लोग उन वेपन्स को लेते हैं और उसके बाद उस पूरे न्यूज़ को जो है दबा दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव था। तो ऐसे बहुत सारे टनल्स वगैरह मिले हैं, बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन इधर भी हुए हैं। और आज सुबह पाकिस्तान में फिर अज्ञात वीरों ने दो स्ट्रेटेजिक बंदों को, डिटेल्स अभी तक आया नहीं है, जो है वो 72 हुरों के पास पहुंचाया है। उनका जैश और लश्कर से दो बंदों का ताल्लुकात था, और वो कुछ फंडिंग वगैरह ये सब में भी, और कहीं ना कहीं बात जब आगे निकलेगी तो ये जो आतंकी हमला जो 10 नवंबर को हुआ था, वहां से भी कोई कनेक्शन निकल के आ सकता है। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये रही आज का सारा जो डिटेल है कि कोवर्ट ऑपरेशन और ये कैसे कासिम पकड़ा गया और उससे कई सारी चीज़ें निकल के आई, और उल्फा को ये लोग कैसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मोहम्मद इलियास जो पकड़ाया है, तो इसका इंट्रोगेशन जब अभी तो एनआईए उठा के ले गई है, तो इसका भी जब इंट्रोगेशन होगा तो बहुत सारी बात पता चलेगी कि जब तारिक रहमान आया है, हमने बताया कि तारिक रहमान का और उसके फादर का कैसे आपका उल्फा परिस बरुआ इन लोग के साथ कनेक्शन था। तो सिचुएशन है तो बहुत गंभीर, लेकिन हमें इस पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, मैं आनंद रूपम आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।